हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। विराट जिसकी आंखें ड्रिंक के कारण लाल हो गई थी क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करता था और गुस्से में उसने अचानक किया था तो उसे बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। वो इधर उधर देखते हुए बार काउंटर के पास आकर बोला, अबे नींबू पानी दे। जिसे सुनकर बार काउंटर पर खड़ा बार टेंडर उसे नींबू पानी दे दिया, जिसे पीने के बाद विराट थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगा और फिर इधर उधर देखने लगा और पूल साइड चला गया। इधर शक्ति को चढ़ गई तो छोटा सा मुँह बनाते हुए रोहन से बोली, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रोहन शक्ति के सवाल पर उसके चेहरे को पकड़, शक्ति डी यू फील एनीथिंग फॉर मी? जिसके जवाब में शक्ति रोहन के देखते हुए अपना सर नहीं में हिला। नॉर्मल फ्रेंड समझती हूँ आई, बट यू लुक सो ब्यूटीफुल एंड आई वांट टू किस यू। रोहन ने शक्ति के होठों को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर शक्ति रोहन को खुद से दूर करते हुए बोली, हे मत करो। रोहन शक्ति के बात पर अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ नहीं करूँगा, तुम होश में नहीं हो। शक्ति रोहन की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम नहीं करोगे मुझे किस? जिसके जवाब में रोहन अपना सर नहीं में हिलाते हुए, नहीं करूँगा, जब तुम सेंस में रहोगे ना तब फिर पूछूंगा। रोहन की बात सुन शक्ति उसे कसकर गले लगाते हुए, आई लाइक यू सो मच रोहन। विराट शक्ति की बात को साफ सुन पा रहा था। उसका पूरा शरीर गुस्से से भर चुका, इसलिए अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। वहीं रोहन शक्ति की बात सुन उसे अपनी बाहों में भर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोले, कैन आई किस यू? जब विराट रोहन को एक जोरदार लात मारते हुए बोले, जाकर उस डांसर को चुम कुत्ते। इतना कहकर विराट ने शक्ति के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। वहीं आगे स्विमिंग पूल होने के कारण रोहन सीधा पूल में जा गिरा। शक्ति रोहन को गिरता हुआ देखकर विराट की तरफ देखते हुए बोला, तुमने क्यों गिराया मेरे दोस्त को? विराट शक्ति की बात सुन उसके बालों में हाथ डाल उसे चेहरे को अपने नज़दीक लाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिया और उसे चूमने लगा। शक्ति विराट को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, जिस पर विराट उसके बट्स पर अपनी पकड़ कसकर बनाते हुए बोला, बहुत आगे बढ़ जाऊंगा मैं, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो। इतना कहकर विराट शक्ति के होठों को फिर से चूमने लगा। शक्ति को अपनी बॉडी लूज होती हुई महसूस हो रही थी और विराट शक्ति को बड़े पैशन के साथ किस कर रहा था। रोहन उन दोनों को किस करता हुआ देख अपना हाथ पानी में मारते हुए निकल कर बाहर चला गया। जब विराट शक्ति को किस करते हुए वहाँ साइड में बने एक स्वीट के अंदर ले गया, शक्ति विराट के नज़दीकी पर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, देखो मेरे करीब मत आना वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। शक्ति की धमकी को सुनकर विराट उसकी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा तो शक्ति विराट की तरफ अपनी इनोसेंट आइज को देखते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो। विराट बुरी तरीके से शक्ति को घूरे जा रहा था। जब शक्ति उसके पास जाकर उसके जैकेट को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लेती है तो विराट उसके हाथ को खुद से दूर करते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? जिसे सुनकर शक्ति उसके ऊपर उल्टी कर देती है, जिसे देखकर विराट उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोला, यक फक यार। शक्ति उल्टी करने के बाद सोफे पर बैठते हुए, अच्छा लग रहा है। इतना कहते हुए शक्ति वहीं सोफे पर लीन हो जाती है। उसके कपड़े में पूरा वॉमिट लगा हुआ था, जिसे देखते हुए विराट मुंह बनाकर खुद से बोला, ओह यार, अब क्या मैं इसकी सेवा भी करूँ? ये कहते हुए विराट जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला गया और कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आया। अपने बॉडी को बार बार स्मेल कर रहा था। जब उसकी नज़र शक्ति पर गई जो कि सोफे पर सो गई थी, जिसे देखते हुए विराट खुद से बोला, इसे छोड़ दूँ क्या? पूरा रूम बदबू करेगा यार। इतना कहते हुए विराट शक्ति के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया तो शक्ति अपनी आंखें खोल विराट को देखने लगी और उसके गाल को खींचते हुए बोली, तुम कितने क्यूट हो। शक्ति की बात पर विराट अपने दांत पीसते हुए बोला, बेडरूम में चलकर बताऊँ मैं कितना वाइल्ड हो सकता हूँ। शक्ति विराट की धमकी पर उसके गाल पर किस करते हुए, तुम कितनी प्यारी बातें करते हो। जिसे सुनकर विराट अपनी आंखें रोल करते हुए, ये तो सच में बेवरी निकली, हजम नहीं होती तो साले पीते क्यों हो लोग? ये कहते विराट शक्ति को लेकर वॉशरूम में आ गया और उसकी फ्रॉक उतारने लगा तो शक्ति उसके हाथ को पकड़ते हुए, क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में विराट बिना किसी हैजटेट के बोला, तुम्हारे कपड़े उतार रहा हूँ, लेकिन क्यों? शक्ति ने इनोसेंसी में पूछा, जिस पर विराट उसके चेहरे पर हाथ रख बड़े प्यार से बोला, ताकि मैं तुम्हारे शरीर को साफ कर सकूँ। देखो कितनी गंदी बदबू आ रही है। शक्ति विराट की बात पर सुनकर अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखते हुए बोली, तुम मेरे पति हो? व्हाट, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं हूँ, बड़ी आई पति कहने वाली। शक्ल देखी अपने, तुमसे शादी करूंगा मैं एक नौकरानी से? विराट ने इरिटेट होकर, जिसे सुन शक्ति विराट को खुद से दूर करते, मैं नौकरानी हूँ तो क्या हुआ, मेरे बहुत चाहने वाले हैं, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद नहा लूँगी। ये कहते हुए शक्ति शावर ऑन कर नीचे खड़ी हो गई तो उसके सफ़ेद फ्रॉक से शक्ति का पूरा फिगर देखने लगा। जिन्हें देखते हुए विराट ने अपने निचले होठों को बाइट कर लिया। शक्ति विराट की नज़रों से अनजान नशे में अपने कपड़े उतारने लगी तो विराट उसके हाथों को अरे रुको, फिर खुद से बोला, मैं भी तो यही चाहता था कि सब कुछ खुद करें, लेकिन अब अजीब लग रहा है।
इतना कहते हुए विराट शक्ति को पकड़ते हुए बोला, तुम नशे में हो लेकिन मैं तो होश में हूँ गद्दी। शक्ति विराट की बात पर छोटा सा मुंह बनाते हुए, तो क्या हुआ, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। जिसे सुनकर विराट शक्ति को अपने नजदीक लाकर उसकी ड्रेस की जीप खोल उसे गले लगाते हुए उसके कपड़े उतार दिए और बाथरूम पहनते हुए बोले, कमरे में जाओ। विराट की बात पर शक्ति नशे भरी आंखों से उसे देखते हुए, मेरे कपड़े, जिस पर विराट अपने दांत पे, ये पहने हैं ना तुमने बाथरूम, ये पहनकर सोना है, जाओ यहाँ से। विराट की बात पर शक्ति छोटा सा मुंह बना, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, प्यार से भी तो कह सकते हो। जिसके जवाब में विराट शक्ति के अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम से बाहर निकल बेड पर सुला दिया, जिसमें लेटते ही शक्ति उल्टी पुल्टी खाते हुए बोली, कितना अच्छा है। विराट शक्ति की लंबी गोरी टांगों को देखते हुए बोला, एक्सरसाइज करोगे इस नर्म बिस्तर पर। जिसे सुन शक्ति विराट की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं पसंद। इतना कहकर शक्ति एक पिल्लो को गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके 2 मिनट बाद ही शक्ति नींद की आगोश में चली गई। विराट शक्ति की बॉडी को देखते हुए अपने आप को कंट्रोल करते हुए वॉशरूम में चला गया और शक्ति को इमेजिन करते हुए, वाह फक, ये कहते हुए विराट का पूरा शरीर लाल पड़ चुका था। जब कुछ देर बाद वो अपने हाथ को साफ करते हुए कमरे में पहुंचा तो शक्ति गहरी नींद में थी। जिसे देखते हुए विराट कुछ सोचकर शक्ति के बगल में आकर लेट गया और धीरे से उसके गर्दन पर बाइट कर लिया। तो शक्ति नींद में से खुद से दूर करने के बाद फिर से तकिए को गले लगाते हुए सो गई और विराट उसे देखते हुए दूरी बनाकर सो गया। इधर आरोही का कमरा, आरोही की नींद खुली। उसने देखा उसके बगल में रियो सोया हुआ था, जिसे देखते हुए आरोही एकदम से उठकर बैठ गई और रियो को उठाते हुए, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो। रियो आरोही की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब यहाँ क्या कर रहा हूँ। आरोही रियो की बात पर अपने कपड़े उठा पहनते हुए बोली, सारे मेहमान आ चुके होंगे, तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। रियो आरोही की बात सुन उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, हम सिर्फ सो नहीं रहे थे, हमने अपने बीच की सारी दूरियों को मिटाया है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर रियो आरोही को अपने तरफ खींच उसके होठों पर हल्का से चूम लिया। जब उसका फ़ोन बजने लगा उसने देखा उसे विप्लो कॉल कर रहा था, जिसे देखते हुए रियो कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। जिस पर विप्लो दूसरी तरफ से बोला, तुम वहाँ कहाँ हो, पूरा मैरिज हॉल छान मार लिया तो नज़र नहीं आ रहा, अलादीन का चिराग हो गया है क्या। विप्लो के बाद पर रियो अपने ख्यालों को झटक, मैं आ रहा हूँ, तुम कहाँ हो। जिस पर विप्लो इधर उधर देखते हुए बोला, शायद तुझे ढूंढने के चक्कर में मैं बीच आ गया हूँ। अबे बेवकूफ़, तेरी मेहंदी और एक ग्रूम की शादी की रस्म पूरी होने से पहले घर से नहीं निकलना चाहिए, अब शगुन होता है, जल्दी घर आ, रियो ने चढ़ाते हुए कहा। जिस पर विप्लो मुँह बनाते हुए बोला, मुझे कोई बताएगा तब तो पता चलेगा, आ रहा हूँ। इतना कहकर विप्लो ने कॉल कट कर दिया। तो रियो फ़ोन को रखते हुए अपने कपड़े उठा आरोही से बोला, तुम्हारे भाई से बात करूँगा मैं। आरोही रियो की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम शगुन और अब शगुन मानते हो। जिस पर रियो अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, इसमें मानना और ना मानना क्या है, मतलब बहुत सारे लोग ये सब नहीं मानते, मैं बस इसलिए पूछा। आरोही ने अपनी बात रखी। जिस पर रियो आरोही के चेहरे को पकड़ते हुए बोला, मैं बहुत सारी चीज़ों को मानता हूँ, मैं भूत प्रेत भी मानता हूँ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रियो की बात सुनकर आरोही ने अपना सिर हिला दिया। तो रियो अपने कपड़े पहनकर बिस्तर से उठते हुए आरोही से बोला, आज मैं तुम्हारे भाई से सब कुछ बात करूँगा और तुम मेरा साथ देना। आरोही रियो की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बिस्तर से उतर उसके पास आकर हल्का सा उसके होठों पर चूम कर बोली, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जिसे सुन रियो मुस्कुरा दिया। जब आरोही के कमरे से बाहर से नित्या की आवाज़ आई, आरोही, जिसे सुनकर आरोही हड़बड़ाहट में रियो से बोली, भाभी आ गई। जिस पर रियो चिल होते हुए बोला, सो व्हाट, तुम्हारा भाई तो नहीं है ना। जब बाहर से करण की वही आवाज़ आई, आरोही, जिसे सुनकर आरोही और रिया एक दूसरे को देखने लगे। टेरेस पर महक बिस्तर पर बैठी उस जगह की खूबसूरती को देख रही थी। जिस पर मृत्युंजय उसके पास आते हुए बोला, नीचे चले, सारे मेहमान उठ चुके होंगे और विप्लो की मेहंदी भी है। महक मृत्युंजय की बात पर बिना उसकी तरफ देखे बोली, 2.5 साल पहले क्या हुआ था, मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं गया, आपने मुझसे बातें क्यों छुपाई। मृत्युंजय महक की बात सुनकर उसके सामने या उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, बता रहा हूँ, मेरा राघव से पहले मेरा एक और सेक्रेटरी था, माधव त्यागी। उसने हमारी ऑफिस की एक लड़की का बलात्कार किया और मैं पुलिस कंप्लेंट की।
और उसके खिलाफ गवाही भी। और जब वो 7 साल बाद वापस आया उसने मुझे कॉल किया। मैं बहुत परेशान था लेकिन मैं उससे डरता नहीं था, इसलिए मुझे उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। फिर मैं काम में बिजी हो गया। महक मृत्युंजय की बात पर उसे देखते हुए बोली, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा अंश के साथ क्या हुआ था। जिस पर मृत्युंजय अपना सिर हिला उसे 2.5 साल पहले की बातें बताने लगा। 2.5 साल पहले शारंग बिल्ला महक एकेडमी जाने के लिए रेडी हो रही थी और एकांश जो कि 10 महीने का था बैठा महक को देख रहा था। जब मृत्युंजय शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया और एकांश के ऊपर अपने बाल के पानी झाड़ने लगा तो एकांश मुंह बनाते हुए उसे देखने लगा, जिसे देखते हुए मृत्युंजय मुस्कुराते हुए महक से बोला, क्या तुम अंश को लेकर जा रही हो। जिसके जवाब में महक ने अपना सर हिला दिया तो मृत्युंजय ने आगे और कुछ नहीं पूछा। जब अव्यक्त हाथों में डेजी का फूल पकड़े चलते हुए अंदर आए, मृत्युंजय जो कि दरवाजे के पास ही खड़ा कपबोर्ड की कोई फाइल निकाल रहा था, अव्यक्त को तिरछी आंखों से देखते हुए उसके सामने आकर बोला, क्या। मृत्युंजय की तरफ देखते हुए अव्यक्त मुस्कुराकर सामने फूल रखते हुए बोला, डैडा दिस फॉर मम्मा। मृत्युंजय अव्यक्त की बात सुने एक नज़र फूल की तरफ देखने के बाद बोला, और मेरे लिए। अव्यक्त मृत्युंजय की बात पर परेशान हो गया और फूल उसके हाथ में रखने के बाद बोला, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर अव्यक्त कमरे से दौड़ते हुए चला गया। जिसके जाने के बाद महक मृत्युंजय से बोली, क्या हुआ, अभी वो आ रहा था ना, आपने क्या कहा उसे। महक के बाद मृत्युंजय सर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है मेरी जुबान इतनी ज़्यादा कड़वी है। अपने बच्चे को नाप शनाप बोलूँगा। वो फूल लेने गया है। जब एकांश मृत्युंजय के पैर के पास रेंगते हुए आ गया और उसके पैंट को पकड़ लिया और उसके हाथ को छूने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर मृत्युंजय अपने हाथ में पकड़ा डेजी का फ्लावर एकांश को देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए। महक फ्लावर को देखते हुए बोली, आपके पास कहाँ से आया, आप तो कमरे से बाहर ही नहीं गया। मेरा पर्सनल डिलीवरी मैन डिलीवरी करने आया था, मृत्युंजय ने जवाब दिया। वहीं एकांश फ्लावर को लगातार घूरते हुए पकड़कर कुचलते हुए फेंक दिया और सेटिस्फैक्शन में जाकर कारपेट पर बैठे अपने टॉयज के साथ खेलने लगा। मृत्युंजय एकांश की तरफ देखते अपना सर नहीं में हिला जाकर रेडी होने जब अव्यक्त और फ्लावर्स को पकड़े वहाँ आया। महक अव्यक्त के हाथ में फ्लावर देखो, ये फ्लावर किस लिए अभी। अव्यक्त महक की बात सुन उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा अभी ने डैडा को दिया देने के लिए। किसे देने के लिए। महक ने कंफ्यूज। मृत्युंजय महक और अव्यक्त की बातों को सुनते अपना काम करने लगा और अव्यक्त मृत्युंजय की तरफ इशारा करके बोला, डैडा को देने के लिए। तुम्हारे डैडा के पास तो है, महक ने जवाब। जिस पर अव्यक्त अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, डैडा को दिया मम्मा को देने के लिए। जिसे सुनकर महक तिरछी आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखते बोले, मिस्टर सारंग मुझे ये नाम लेकर मत चिढ़ाया करो, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। मृत्युंजय ने दांत पीसते। मृत्युंजय की बात पर महक अपनी आईब्रो चढ़ाते बोले, अभी ने आपको फ्लावर दिया मुझे देने के लिए, आपने उसे फेंक क्यों दिया। फेंक दिया, अव्यक्त के मुंह से निकला। जिस पर मृत्युंजय जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए वहाँ पर खेल रहे एकांश की तरफ इशारा करके बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब नन्हे शैतान ने फाड़ कर फेंका उसे, देखो गिरा है। ये कहते हुए मृत्युंजय ने वहीं पर गिरे कुचले हुए तेजी के फूल की तरफ इशारा किया, जिसे अव्यक्त उठाते हुए धीरे से बोला, मम्मा के लिए था। फिर एकांश की तरफ देखते हुए बोला, अंश गंदा लड़का। महक अव्यक्त के हाथ को पकड़ते हुए बोले, आज अभी मम्मा के साथ जाएगा, उदास होना बंद करो। ये सुनकर अव्यक्त खुश होते हुए महक से बोला, प्रॉमिस मम्मा। जिसके जवाब में महक ने अपना सर हिला दिया तो अव्यक्त अपने हाथ में पकड़े सारे फ्लावर्स महक को देते हुए बोला, आपके लिए। जिसे लेकर महक मुस्कुराते हुए मृत्युंजय की तरफ देख कर बोली, मैं दोनों बच्चों को ले जाऊंगी। मृत्युंजय महक के बाद अपना सर नहीं में हिला एकांश को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, मैं इसे ले जाऊंगा, तुम अभी को ले जाओ। जिसे सुनकर महक एकांश की तरफ देखने लगी, जो कि मृत्युंजय के गले में बाहें डाले अव्यक्त को घूर रहा था। जिसे देखते हुए महक अपना सर हिला दे तो मृत्युंजय एकांश को लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। आज मृत्युंजय कार खुद ड्राइव कर रहा था और एकांश उसके बगल वाले पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। जब एकांश इधर उधर देखने लगा, मृत्युंजय ड्राइव करते हुए एकांश की तरफ हरकत पर बोला, अंश क्या हुआ। एकांश मृत्युंजय की बात का बिना कोई जवाब दिए अपना हाथ शीशे पर मारने लगा। जिस पर मृत्युंजय एक शॉप के सामने गाड़ी रोकते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता। जिसे सुनकर एकांश थोड़ा सा शांत हुआ और चुपचाप बैठ गया। जिसे देखकर मृत्युंजय बुदबुदाते हुए बोला,
भूक्कड़ कहीं का। इतना कहकर मृत्युंजय गाड़ी से निकल सीधा शॉप की तरफ चला गया। एकांश सामने आ रही एक रैली को देख रहा था, जो कि पेड़ काटने के रोक के लिए निकाला गया था। काफ़ी सारे लोग थे वहाँ। जब वो सभी मृत्युंजय के घर के बगल से गुजरने लगे, जब मृत्युंजय एकांश के लिए खाने का स्नैक्स लेकर कार में आया और खुद उसकी नज़र पैसेंजर सीट पर गई, जहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर मृत्युंजय का चेहरा काला पड़ गया और वो इधर उधर देखते हुए जोर से बोला, अंश। ये कहते हुए मृत्युंजय के आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उसकी नज़र एक पैम्पलेट पर गई, जिसे मृत्युंजय ने उठाकर देखा, तो वो इस रैली की थी जो मृत्युंजय के गाड़ी के बगल से गुजरी थी। जिसे देखते हुए मृत्युंजय की मुठियाँ कसकर वो अपनी गाड़ी में बैठे सीसीटीवी फुटेज को घूरते हुए सीधा सिक्योरिटी गार्ड डिपार्टमेंट के लिए निकल गया। मृत्युंजय सिक्योरिटी गार्ड डिपार्टमेंट एजेंसी को कुर्सी पर बैठा हुआ था, जब वहाँ पर सुधांशु शोभित दौड़ते हुए आ गए। मृत्युंजय बिना सुधांशु की तरफ देखे बोला, जुहू रोड के पास बेबी स्नैक्स के आसपास के सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो राइट नाउ। मृत्युंजय की बात पर सुधांशु अपना सर हिलाते वहाँ पर बैठे एक आदमी की तरफ देखते हुए बोले, जुहू रोड का सीसीटीवी। सुधांशु की बात सुन उसे आदमी ने अपना सिर हिला दिया और सभी गौर से स्क्रीन की तरफ देखने लगे। मृत्युंजय की गाड़ी से निकलने के बाद रैली जो जा रही थे उसे देखते हुए सुधांशु बोला, इन्हीं लोगों में से किसी एक ने किया होगा, लेकिन हम उसे पकड़े कैसे। शोभित सुधांशु की बात सुनकर मृत्युंजय से बोला, अगर वो किडनैपर पैसे चाहता होगा तो फ़ोन तो ज़रूर करेगा, हमें इंतज़ार करना चाहिए। मृत्युंजय शोभित के बात को इग्नोर कर सुधांशु से बोला, ठीक से चेक करो। जिस पर सुधांशु फुटेज की तरफ फिर से देखने लगा और वहाँ पर बैठे सिक्योरिटी इंचार्ज से बोला, रुको। फिर मृत्युंजय को स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये देखिए। फिर सिक्योरिटी इंचार्ज से बोला, ज़रा स्क्रीन जूम करना। सुधांशु के बात पर सिक्योरिटी इंचार्ज ने स्क्रीन जूम किया और वो लोग फुटेज को देखने लगे, जहां एक सादा कपड़ा पहना इंसान गाड़ी का दरवाज़ा खोल एकांश से कुछ बातें करने लगा और फिर एकांश को अपनी गोद में उठा लिया, जो कि बेहोश हो चुका था। सुधांशु उस आदमी को देखते हुए मृत्युंजय से बोला, क्या आप इसे पहचानते हो। मृत्युंजय सुधांशु के बाद अपना सर नहीं में हिलाते हुए नहीं पहचानता, जिस पर शोभित उस आदमी को गौर से देखते हुए बोला, संजीव का सिक्योरिटी गार्ड। शोभित की बात पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, संजीव शुक्ला। जिसके जवाब में शोभित ने अपना सर हिला दिया। तो सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, इसके साथ क्या दिक्कत है। शोभित सुधांशु की बात में मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि अपने फादर की डेथ के कारण ये सब कर रहा है। शोभित की बात से मृत्युंजय गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, उसे जो बात करनी थी मुझसे आकर करता, मेरे बच्चे को टारगेट करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। आई विल किल डैट बास्टर्ड। इतना कहकर मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा हो बाहर निकल, जिसे जाता हुआ देख सुधांशु वहाँ पर बैठे आदमी से बोला, तुम करंट लोकेशन पता लगाने की कोशिश करो, हम जा रहे हैं। इतना कहकर सुधांशु शोभित के साथ मृत्युंजय के पीछे निकल गया। मृत्युंजय गुस्से में अपनी कार ड्राइव कर रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा, जिसे देखते हुए मृत्युंजय ने कॉल अटेंड किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मृत्युंजय। उस आवाज़ को सुनकर मृत्युंजय की पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत हो गई। वो गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू ब्लॉडी बास्टर्ड, मेरा बेटा कहाँ है। जिसे सुन दूसरी तरफ से सुधांशु माधव हंसते हुए बोला, हाँ, कितने वक्त बाद तुम्हें गुस्से में देखा है, दिल को सुकून मिल रहा है मेरे। वैसे तुम्हारा बेटा बेहद खूबसूरत है। सोचो मैं उसके हाथ कटवा कर उससे रास्ते पर भीख मंगवाऊँ तो लोग उसके मासूम से चेहरे को देखकर बहुत भीख देंगे। माधव की बात सुनकर मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुझे भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, बस मेरा बेटा एक बार मुझे मिल जाए। माधव मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, ये सब छोड़ो, सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुम्हारे कारण 7 साल तक मैंने अपना बहुत कुछ झेला। मेरे फादर ने सुसाइड कर लिया, मेरी मॉम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मर गए। मेरी बहन के ससुराल वाले ने उसे घर से बेघर कर दिया। एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद की तुमने, इसका भुगतान तो करना होगा ना। मृत्युंजय माधव की बात पर कुछ पल शांत रहकर बोला, क्या चाहिए तुम्हें। जिसके जवाब में माधव कुछ पल चुप रहकर बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, सारंग इंडस्ट्रीज की कुर्सी। जिसे सुन मृत्युंजय भड़कते हुए बोला, तेरे में इतनी ताकत है जो तू मेरी कुर्सी में बैठना चाहता है। माधव मृत्युंजय के बात पर चिल होते हुए, हाँ है, इसलिए तो कह रहा हूँ, इसलिए बिना किसी टर्म्स के जो कहा वो करो, वरना तुम्हारे बेटे की लाश समुद्र में फेंक दूंगा। इतना कहकर माधव ने कॉल कट कर दी। जिसे देख मृत्युंजय अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए गुस्से से बोला, आह मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।